हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। तो हम कर रहे थे क्लास 8th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और लाइन टू लाइन हम इसको कर रहे हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें या जो भी जिस भी तरीके से हम बेस्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आज हमारा लेसन नंबर 4th है यानी कि सेकंड लास्ट लेसन है। और जब हम नेक्स्ट लेसन करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन या ह्यूमन एज ए रिसोर्स, तो जैसे ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, दो बुक्स जो है हमारी कंप्लीट हो जाएंगी 8th जो क्लास है उसके लिए। नेक्स्ट जो बुक होगी साथ में 10th क्लास की इकोनॉमिक्स हम जो है स्टार्ट करेंगे। बाकी हम आपको 8th क्लास की जो नेक्स्ट बुक होगी उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्योगों की। उद्योगों में जो है इंडस्ट्रीज़ इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि इसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसके लिए एक स्थान, किस स्थान पे इसको स्थापित किया जाए, ठीक है, कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन किस चीज़ का करना है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके की चीज़ें जो है बहुत सारी ज़रूरी होती हैं उद्योगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 4। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि क्या लिखने की पुस्तिका जो आप इस्तेमाल करते हैं वह विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत एक वृक्ष यानी कि पेड़ से होती है। उसे काटा जाता है, फिर लुगदी मिल तक उसको लेके जाया जाता है। वहाँ पे वृक्षों की लकड़ी को संसाधित और काष्ठ लुगदी में परिवर्तित कर दिया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है। यहाँ पे रसायनों से निर्मित स्याही का उपयोग करके पृष्ठों पर यानी कि कागज़ के पन्नों पर रेखाएं छापने का काम किया जाता है। इसके बाद पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर या पैक करके हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है, और लास्ट में ये हमारे पास पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस बुक को, जिस कॉपी को या जिस बुक को हम यूज़ करते हैं, जो कागज़ हमारे पास होता है वो कागज़ कैसे बनता है उसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। और सबसे मेन जो चीज़ होती है उसके लिए जो जड़ होती है वो हमारे ट्रीज़ होते हैं, यानी कि लकड़ी से प्रोड्यूस किया जाता है कागज़ को। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कास्ट लुगदी। इसको है ना क्या कर लिया जाता है, ये या तो ये हो सकता है पुराना जो कागज़ होता है या तो वो, और या फिर ये हो सकता है जो पेड़ होते हैं ना उनकी छाल बना ली जाती है एक तरीके से, उसको कास्ट लुगदी कहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसा कि आपने कागज़ लुगदी के रूप में या अभ्यास पुस्तिका जो कागज़ की है उसके रूप में हमने देखा। ये विनिर्माण की दो प्रक्रियाओं यानी कि चरण को बताते हैं। सबसे पहली जो बात होती है वो क्या है, ये द्वितीयक जो क्रियाकलाप है ना, ये क्या कह दिया इसने, द्वितीयक क्रियाकलाप यानी कि सेकेंडरी जो सेक्टर है हमारा। टोटल 3 सेक्टर्स हैं, हमने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तीसरा जो होता है तृतीयक अक्षेत्र जिसको हम सेवा अक्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर जिसको बोला जाता है। ओके, तो इसमें जो द्वितीय जो अक्षेत्र होता है उसमें प्रोसेसिंग चलती है। फर्स्ट जो अक्षेत्र होता है, प्राथमिक जो अक्षेत्र होता है जिसमें हम कृषि या उससे जुड़े जो उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित बातें करते हैं। ज़्यादातर उसमें हम रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम उसको द्वितीयक अक्षेत्र जो क्रियाकलाप होता है या अक्षेत्र होता है उसके पास भेजते हैं, ताकि वो एक यूजफुल प्रोडक्ट में उसको चेंज कर दे और हमारे पास से उसको भेज दे। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, इकोनॉमिक जो प्रोसेस होती है उससे है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण और सेवाओं के स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा से संबंधित होता है। तो सारी चीज़ों को हम एक तरीके से उद्योग मानते हैं।
और उद्योग जो है क्या होते हैं या हमारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। हम जो है कच्चे माल के आधार पर कर सकते हैं, उनके साइज यानी कि आकार के आधार पर कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कच्चे माल की बात करते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित या फिर वन आधारित हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग। इसमें जो है कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। खनिज संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद या फिर चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा उद्योग जो है कृषि आधारित है या कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस में से हमें चूज करना होता है एक राइट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ से हमें बेसिक से पढ़ने को मिलती हैं चीज़ें। खनिज आधारित उद्योग, ये प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग करके उपयोग जो है अपने कच्चे माल के उपयोग के रूप में करते हैं। खनिज अयस्कों का अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उत्पाद जो उद्योग होते हैं उनका पोषण करते हैं, उनको लेते हैं, उनको एक रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भारी मशीनों के अंदर, भवन निर्माण सामग्री है उनके अंदर, या फिर रेल के डिब्बे बनाने में। इस तरीके के जो उद्योग होते हैं वो जो है लौह खनिज पर या लौह अयस्क पर जो है क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। समुद्र आधारित उद्योगों की बात करें, सागरों या फिर समुद्रों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर मत्स्य तेल निर्माण, इसके जो है हम उदाहरण कह सकते हैं। जो समुद्र पे जो डिपेंड करते हैं या समुद्र से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पाद को हम कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं। लुगदी, जिसमें कागज़ बनाते हैं हम, ठीक है। औषधि रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, इस तरीके की चीज़ें जो है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वनों के ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। आकार के आधार पर हम किस प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उद्योगों के आकार से तात्पर्य निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से रिलेट करते हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो लघु और दूसरा वृहद। वृहद का मतलब होता है या वृहद का मतलब होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े आकार के, छोटे आकार की। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है, जैसे कि टोकरी बुनाई हो गई, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हो गया, और जो भी हस्त निर्मित वस्तुएं होती हैं वो कुटीर उद्योग के उदाहरण हम कह सकते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जैसे जिसमें बड़ी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग जो है कम पूंजी या कम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है छोटे उद्योगों में। बड़े पैमाने के उद्योगों में ज़्यादा पूंजी यानी कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों में हम शामिल कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के उद्योग होते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी और राज्य
और सार्वजनिक, राज्य और सार्वजनिक एक ही बात है, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी एक बात है। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। एक तो सरकारी होते हैं, ठीक है, सरकारी या फिर सार्वजनिक जिसको अगर आप कहना चाहें, ठीक है। दूसरे नंबर पे होते हैं निजी, जिसको हम प्राइवेट के इस नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं सहकारी, जिसमें कुछ लोगों का कुछ हिस्सा होता है प्लस के गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण हम करते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का एक समूह करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार करती है, और जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन और स्वामित्व राज्य या सरकार कह सकते हैं आप, राज्य या सरकार, और व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह यानी कि ग्रुप भी जो है इसमें हो सकता है स्वामित्व में। ओके, इसमें डिपेंड करता है कि हिस्सा क्या है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी आपकी नॉलेज से ऊपर की बात बताता हूँ। देखो, सहकारी जो क्षेत्र होता है या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जिसका हिस्सा 51% हो जाता है उसका क्या होता है, उसका स्वामित्व ज़्यादा चलता है, ठीक है। उसी की मानी जाती है वो चीज़ या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री। 51% जिसका हिस्सा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसमें सरकार का 51% है और 49% निजी स्वामित्व है, तो वो जो है रिलायबल इंडस्ट्री हो जाती है, विश्वसनीय इंडस्ट्री। वैसे तो प्राइवेट, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट इंडस्ट्री रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हम, किसी भी मामले में कह रहा हूँ मैं। लेकिन ये होता है कि सरकारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं या सरकारी जो भी अथॉरिटी होती है, वो बिलीफ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन्वेस्टर्स का लगा लीजिए या किसी भी लगा लीजिए, बैंक जो उनको ऋण देता है, लोन देता है, उनका लगा लीजिए। ओके, तो 51% स्टेक जो होता है, जिसका होता है, उसी की वो इंडस्ट्री होती है। अब हम बात करते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है एक। सरकारी के अलावा हमने बात कर ली निजी और सरकारी की, अब हम सहकारी क्षेत्र के उद्योगों की बात करते हैं। इनका संचालन जो है कच्चे पदार्थ के जो उत्पादक या पूर्तिकार या कामगार जो होते हैं, उनके द्वारा मिलके किया जाता है सरकार के साथ। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन है, सुधा डेयरी है, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सहकारी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी बात, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे पॉइंट्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, किसको अफेक्ट करते हैं कि एक इंडस्ट्री को हमें कहाँ पे स्थापित करना है, या यहाँ पे हम इस इंडस्ट्री को सिचुएटेड स्थापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपके सामने एक पिक्चर दे रखी है, सिर्फ मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, बाकी मैं यहाँ से कुछ नहीं बताने वाला आपको। ओके, देखिए यहाँ पे क्या चीज दी गई है 9 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले है संचार, परिवहन। परिवहन और संचार दोनों को जोड़ दे, नहीं, अलग अलग ही बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे संचार की बात करते हैं, कम्युनिकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी कितनी है लोगों की उस पर्टिकुलर रीजन के साथ जहां पे इस किसी इंडस्ट्री को स्थापित करना है। दूसरे नंबर पे आता है परिवहन। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट की सुविधा, यानी कि परिवहन इजीली वहां पे प्रोवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। भूमि, वो जमीन किस प्रकार की है, उसकी पहले कितनी इम्पोर्टेंस है, वह उस पर्टिकुलर रीजन के आसपास कितने लोग रहते हैं, किस तरीके का वहाँ पे जीवन यापन चलता है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं, इजीली हमें ये चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। विद्युत, अब देखो आपको पता है कि आजकल आसानी से जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर इलेक्ट्राइजेशन किया जा रहा है, गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है, और 2050 तक टोटल
इलेक्ट्रिक बनाने की, मतलब 50 to 30%, कुछ इसी तरीके का है। एग्जैक्टली नंबर ऑफ परसेंट मुझे याद नहीं है। गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि हम व्हीकल्स को इतने परसेंट जो है क्या कर देंगे। रफली हम ले लेते हैं कि 50% जो व्हीकल्स है ना वो इलेक्ट्रीफाई होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, बिजली से चलने वाली गाड़ियां, बाइक्स इस तरीके की। और आजकल आपको देखने को भी कितना मिल रहा है। इवन वो इलेक्ट्रिक स्कूटी तो इतनी फेमस हो गई है कि हर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आ रहा है। तो जरूरी क्या चीज़ है, किसी भी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा जरूरी इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो इजीली वहां पे पहुंचाई जा सकती है कि नहीं पहुंचाई जा सकती है। फिर कॉस्ट उसकी कितनी पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा विरल क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या वहाँ पे रहती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे इंडस्ट्री को स्थापित करने में बहुत परेशानी हो सकती है। कच्चा माल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपने इंडस्ट्री स्थापित कर ली, वहाँ पे कच्चा माल बहुत ज़्यादा दूर से आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ठीक है। फिर लेबर कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ेगी। तो क्यों ना वहाँ पे जहाँ पे कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप इजीली एक इंडस्ट्री जो है स्थापित कर सकते हैं। श्रम, लेबर, अब लोग अगर बहुत कम हैं आपके पास, आपको किसी भी इंडस्ट्री को सफल या असफल बनाने के पीछे आपके जो लेबरर्स होते हैं, आपके जो श्रम, जो मजदूर होते हैं, जो काम करने वाले कामगर लोग जो होते हैं, कारीगर जो होते हैं, अगर वो ही इजीली आपको मिलेंगे नहीं तो कोई भी इंडस्ट्री फेल होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। पूंजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आप इसको भी गिन सकते हैं, पूंजी को भी गिन सकते हैं, ठीक है ना। पूंजी यानी कि आपके पास इकोनॉमिक पावर कितनी है आपकी, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना निवेश कर सकते हैं, पूंजी कितनी लगा सकते हैं आप। माना ऐसा हो सकता है कि ऐसे क्षेत्र में जो है उस इंडस्ट्री को आपने स्थापित कर दिया हो जिस जगह पे इजीली आप जो है 2 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो, और आप इतने कैपेबल नहीं हैं इकोनॉमिकली कि आपको 2 साल के बाद अगर आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का, पैसे के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है एक तरीके से बैंकरप्ट हो जाएंगे, डेप्ट में चले जाएंगे, आप ऋणी हो जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे आप एक तरीके से, है ना। तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, यानी कि पूंजी की आपके पास कितनी अक्षमता है। बाजार, मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट का क्या रोल है। किसी भी इंडस्ट्री को सफल या असफल बनाना है, आपने प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है, मार्केट में आपका प्रोडक्ट चला गया है, और अभी आपको दिक्कत आएगी किसकी, उसको सेल करने की, उसको बेचने की आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मार्केट जो है आपके पास किस तरीके का मार्केट है, और प्रोडक्ट तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट को ही जो है ध्यान में रख के बनाया जाता है। प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जल, ये भी ज़रूरी है। अब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है, इससे मैंने लगभग जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आप जो है इसको समझ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं जो है और ज़्यादा डिफाइन इसके बारे में नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब हम बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। अब एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, क्या हो गया। पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में चेंज करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय होती है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, श्रम, कारखाना और परिवहन लागत के निवेश हो सकते हैं। प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है, और कमीज जिसे हम पहनते हैं वो एक प्रोडक्ट है, वो एक उत्पादन है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। 3 बातें हैं, एक तो होता है निवेश, दूसरा होता है प्रक्रम यानी कि प्रोसेस, और तीसरा होता है निर्गत। निर्गत
इसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी जरूरी है। इसको प्रोसेस कहेंगे आप, और इसको आप प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब आप इसको इजीली समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको औद्योगिक कोई भी इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मैंने इसके बारे में खूब पीछे बात कर ली। प्रोसेस बहुत ज़रूरी है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। आपके पास रॉ मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, आपके पास लेबर होनी चाहिए, आपके पास स्किल्ड कारीगर होने चाहिए, आपके पास जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर आप जो है प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं एक अच्छा, तो लास्ट में जो है प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक जो है प्रदेश की बात करते हैं। औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पे हैं, इनका वितरण किस प्रकार का है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के आसपास होते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कई ऐसी इंडस्ट्रीज हमें स्थापित करनी पड़ती हैं, या हमें ऐसी जगह देखनी पड़ती है जहाँ पे अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हों, वहाँ पे उस तरीके की इंडस्ट्री है या नहीं है, उस तरीके का कोई प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, उस चीज़ की यहाँ पे बात चलेगी। और अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है अमंग द इंडस्ट्रीज। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। यानी कि इन जगहों पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेशों की अगर बात की जाती है तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट जो है औद्योगिक प्रदेश जो भी होंगे वहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को आपको मिलेंगे, और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। ये एक बात आई थी समुद्री पतन, यानी कि जो हमारे समुद्री जो क्या बोलते हैं पतन को इंग्लिश में, सी पोर्ट्स यानी कि समुद्री जो होते हैं ये जहाज़ों का अड्डा, कई बार हमारे हरियाणा में बोल देते हैं जहाज़ों का अड्डा, है ना। एक बच्चे को मैंने कहते हुए भी सुना था, है ना। एक्चुअली आप जो है इस पिक्चर में देख सकते हैं, बिकॉज पिक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड एनी फिजिकल और जोग्राफिकल टर्म्स, ओके। तो इस तरीके की चीज़ों के आप है ना इस तरीके की चीज़ों पे फोकस किया करो कि क्या इसने बताया है इस पिक्चर में, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दी गई है, इसमें इंडिकेशंस होते हैं, उनकी मदद से हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो ब्लैक कलर में दी गई है जगह वो जो है औद्योगिक प्रदेश है, और जो बिल्कुल वाइट कलर की पट्टी है वो जो है औद्योगिक जो पट्टी है ना वो दिखाती है हमें, वाइट कलर की जो पट्टियां हैं। अब जैसे ये ब्लैक कलर के दिखा रखे हैं, ये हमें इंडस्ट्रीज के बारे में बताती हैं। अब अपना प्यारा भारत कहाँ पे है, लेट्स जूम आउट, इसको हम जूम करके यहाँ पे देखते हैं। देखिए अपने भारत से आपको समझने को मिलेंगी चीज़ें। अब देखो अपने पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। चेन्नई में भी पोर्ट है अपना, यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं हमारे यहाँ पे इन क्षेत्रों में, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन। भारत में कई औद्योगिक प्रदेश हैं, इनके नाम आपको मेमोराइज याद रखने पड़ेंगे, स्मरण करना पड़ेगा इन नामों का। अब इसमें किन किन नामों को आप शामिल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। प्लीज हाईलाइट दिस सेक्शन, प्लीज हाईलाइट एंड पेस्ट इन योर कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस में तो चला ही जाएगा, कुछ समय के लिए आप अपने कॉन्शियस यानी कि सचेतन मन में आप इसको लेके चले जाएं।
अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम स्थापित करते हैं, किस तरीके की चीज़ें चलती हैं। अब हम बात करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में कई बार क्या हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, विपदाएं आ जाती हैं, डिजास्टर्स आ जाती हैं। इन चीज़ों को बोलते हैं इंडस्ट्रियस डिजास्टर्स। ठीक है, अब एक ऐसे डिजास्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए, उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता यानी कि टेक्नोलॉजी को फेल हो जाना या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण हो जाती हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 बजे यानी कि रात के 12:30 पे अब तक की सबसे ज़्यादा दुखद औद्योगिक घटना है। ये एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड, इसका ध्यान रखना ये क्या नाम है, हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली गैस, उस गैस का नाम भी याद रखना क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। 1989 में सरकारी सूचना के हिसाब से 35,598 लोगों की मृत्यु भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी। हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या एक से ज़्यादा बीमारियां जैसे कि अंधा हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति हो गई, अंतर्शोध विकृतियां हो गई, ये कई तरीके की ह्यूमन मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज उनके अंदर आ गई एक तरीके की। 23 दिसंबर 2005 चीन के गांव कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। मतलब उनको भेज दिया गया था, उस जगह को खाली करवा दिया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण वहीं पे दम तोड़ गए थे। जो समय आने पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े जो है गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ता है इंडस्ट्रीज को बड़ा केयरफुली। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में जिनको बड़ी केयरफुली रन करना पड़ता है। अगर एक सेकंड का 100th पार्ट भी अगर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया तो ऐसी मतलब विषैली, जहरीली क्या बोलते हैं उनको, सेंसिटिव जो है गैसेस हैं हमारी इंडस्ट्रीज में जो यूज़ की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी त्रासदी जो है आपको देखने को मिल सकती है। जोखिम करने के क्या क्या, कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को अलग दूर रखना चाहिए। मतलब इंडस्ट्रीज को कहाँ पे सिचुएट करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा आबादी न हो, उससे दूर कम आबादी वाले क्षेत्रों में जो है इंडस्ट्रीज को जो है स्थापित करना चाहिए एक तरीके से। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में वैशाल्य या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण यानी कि उनके पास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उन चीज़ों का उन जगह के लोगों को एक ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण जो है दिया जाना चाहिए। लोगों को, आम लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनको उस चीज़ों के बारे में बताया जाना चाहिए ताकि अगर इस तरीके की घटना हो जाती है, अब देखो घटना कहीं पे भी हो सकती है, उसको जो है उससे बचने का एक तरीका ढूंढा जा सके। एक उचित आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को और ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में जो है रखना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण की क्षमता की एक सीमा होनी चाहिए कि जो भी रिएक्टिव बहुत ज़्यादा क्रियाशील या सेंसिटिव जो गैसें होती हैं उनको किस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ उनको यूज़ करना चाहिए बड़ा केयरफुली। उद्योगों को प्रदूषण के नियंत्रण उपाय को जो है और ज़्यादा एक तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। बड़ा अच्छा चल रहा है लेसन, लगभग आधा घंटा हो गया। क्या आप जानते हैं कि उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं उभरते हुए उद्योगों को, और इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार या ज्ञान से संबंधित
उद्योग इस प्रकार के सनराइज उद्योगों में शामिल हैं। ऐसे उद्योग जो उभरते हुए उद्योग होते हैं उनको सनराइज उद्योग कहते हैं। इस प्रकार के जो ये डिब्बे से हैं इनको हम शॉर्ट्स में जो है प्रोवाइड करते हैं अपने दोनों चैनल्स पे, स्किल IQ एजुकेशन पे भी और अपने शिक्षा और अध्ययन पे भी। ओके, देखते हैं अब प्रमुख उद्योगों का वितरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, है ना। देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक उभरता हुआ और नया उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग शामिल हैं, जिसमें जर्मनी, USA, चीन, जापान, रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में सिचुएटेड है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। लोहा इस्पात उद्योगों की बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं प्रगलन क्या होता है। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें धातुओं को जो है गलाया जाता है, गलनांक बिंदु से अधिक तपा के उनको क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, निष्कासित करना, बाहर निकालना, निष्कर्षित करना। उसको जो है एक जैसे लोहा है, लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, एक तरल पदार्थ में हम चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की। इस लोहा इस्पात उद्योग में बहुत सारे निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पोषक उद्योग, फोकस ऑन द टर्म, पोषक उद्योग ये ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए पूरक होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करती हैं दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं। उद्योग के लिए जो लोहा इस्पात उद्योग है उसके लिए जो है श्रम पूंजी स्थान और दूसरी अवसंरचनाओं के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में शामिल किए जाते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में डाला जाता है जहाँ पे इसको गलाया जाता है, जैसे कि पिक्चर 4.6 कहाँ पे दी गई है, वेयर इज़ 4.6, देयर इट इज़। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से गलाया जाता है, किस तरीके से डाला जाता है इसके अंदर। फिर जो है आप आगे की प्रोसेस देखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद क्या होता है, फिर ये गल जाता है, फिर इसके बाद इसको परिशोधित किया जाता है, मतलब इसको साफ किया जाता है। उसके बाद जो प्राप्त जो उत्पाद होता है, जो परिशोधित जो मटेरियल होता है वो इस्पात होता है जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है, इसको आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है या इससे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, निकल, तांबा और भी दूसरी जो है धातुएं इससे बनाई जा सकती हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ और जंग रोधक अक्षमता प्रदान करती है। कौन? मिश्र धातु। ये जो है एक प्रोसेस बताई गई है, इस्पात उत्पादन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 8 टन कोयला था, फिर 4 टन जो है अयस्क लगाया, 1 टन चूना पत्थर लगाया, तो इससे हमने 1 टन जो है क्या इस्पात प्रोड्यूस किया। तो किस तरीके से, किस मात्रा में, किस रेशो में कौन कौन सी चीज़ें ली जाती हैं, ये चीज़ें इंडस्ट्रीज के पास होती हैं। फिर इस्पात जो है दूसरे जो आजकल की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। लगभग सारी ही वस्तुएं जिनका हम आजकल यूज़ करते हैं, या तो वो लोहा या फिर वो इस्पात से बनी हुई होती हैं, या फिर वो उन धातुओं से बने हुए औजार या मशीनों से बनी हुई होती हैं, जैसे कि पोत हो गए हमारे, रेलगाड़ी हो गई, ट्रक हो गए, ऑटो हो गया, ये इस्पात से बने हुए होते हैं, या कहीं ना कहीं इनके अंदर हम इस्पात जो है यूज़ करते हैं।
ठीक है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका उपयोग हम करते हैं वो भी इस्पात से बनती हैं। तेलकूप इंडस्ट्रीज से बने मशीनों से बेरित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल प्रवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों के द्वारा किया जाता है। कृषि के यंत्र इस्पात के बने हुए होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से तैयार किया जाता है। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात के उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ पे कच्चा माल, विद्युत की आपूर्ति और बहता हुआ पानी आसानी से प्रोवाइड हो जाता हो। वहाँ पे ही हम आसानी से इस्पात उद्योग जो होते थे उनको सिचुएट कर सकते थे, स्थापित कर सकते हैं। बाद में इस प्रकार के उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला के समीप, नहरों या फिर रेलवे के पास हो गई, क्योंकि उसको बाहरी काफ़ी वेटेड जो है मटेरियल होता है, तो उसके लिए एक अच्छे ट्रांसपोर्ट व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। और आई थिंक रेलवे से ज़्यादा अच्छा जो ट्रांसपोर्ट है ना इस चीज़ के लिए हो नहीं सकता, और सस्ता भी। कोयला जो है 1950 के बाद 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात का निर्माण काम जो था इस समय तक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे किया जाने लग गया था, और उसको विदेशों में भी हम भेजने लग गए थे। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन, संचार और बाजार का लाभ उठाते हुए विकसित हो गए थे। सभी महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो कि चार राज्यों में फैले हैं। मतलब एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो चार अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। यानी कि इन राज्यों में आपको और इन शहरों में आपको विभिन्न इस्पात उद्योग इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके इन इंडस्ट्रीज को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इन इंडस्ट्रीज को पढ़ने से पहले हम एक ऐसा मैप देख लेते हैं जिसमें क्या दिखाया गया है, जिसमें उन जगहों को, उन फिजिकल फीचर्स को हाईलाइट किया गया है जिसमें विश्व के लोहा इस्पात क्षेत्र जो है शामिल हैं। अब देखो जहाँ पे भी ब्लैक डॉट आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे आपको लोहा इस्पात के संयंत्र आपको खूब जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे साफ पिक्चर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, आप जो है देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ की बारी बारी, कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की। सबसे पहले जमशेदपुर की बात करते हैं। 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को कहते हैं। ठीक है, टिस्को, टिस्को हम इसको कहते हैं। और ये एक निजी स्वामित्व में था, यानी कि प्राइवेट जो है ये एक इंडस्ट्री थी। और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने ये काम अपने हाथ में ले लिया और बहुत सारे इस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ जो है स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा, खरकई नदियों के संगम पे, साकची में 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी और बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया था। भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर स्थापित है। अब यहाँ पे देख लीजिए जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति क्या है। ठीक है, तो ये और छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें, ये रेलवे लाइन दे रखी है, यहाँ पे ये रेलवे लाइन है जिसको इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है मेन जो है सड़कें दी गई हैं, मेन सड़कें। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इंडस्ट्री जो है सिचुएटेड है। और ये जो है स्वर्ण रेखा नदी है यहाँ पे, जिसका पानी जो है यूज़ किया जाता है। और क्या बताएं आपको, इजीली जो है इसको बाहर निकाला जा सकता है। ओके, यहाँ पे चिड़ियाघर भी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब जहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं,
ईजिली आप जो है इस इंडस्ट्री को प्रफुल्लित होते हुए देख सकते हैं। साक्ची को कई कारणों से इस्पात केंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के भी बहुत नज़दीक पड़ता था, जहां पे विशाल बाजार भी उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला के क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदी से जो है प्राप्त पानी हो जाता है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हो जाती है। इसके कारण क्या हो गया था, जमशेदपुर जमशेदपुर या फिर टिस्को जो है बड़ी जो है इंडस्ट्री एक तरीके से हमारी उभर के आई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य उद्योग संयंत्र भी स्थापित किए गए। इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार के उत्पादन भी किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज की हेल्प से। आओ कुछ करके सीखें। एटलस की सहायता से, मतलब मैप की सहायता से भारत के कुछ लौह इस्पात खोज उद्योग खोजें। भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उनकी स्थिति को आप चिन्हित कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास एकदम से जो है इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में, बहुत जो है जबरदस्त एक तरीके से उछाल आपको इसमें देखने को मिलता है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अंशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात पर डिपेंड करते हैं। भारतीय लौह इस्पात में काफ़ी वितरित समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ छोटे जो इस्पात मिल हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल्स भी इसमें शामिल हैं, और जो कि इसके लिए एक जो है सपोर्टिव इंडस्ट्रीज का काम करते हैं। क्या आप जानते हैं, मैं बात करते हैं ग्रेट लेक्स के नाम, सुपीरियर लेक्स के नाम है, लेक्स नहीं लेक्स, लेक्स मतलब झरने, झीलें, सॉरी झीलें। तो बात करते हैं सुपीरियर झील की, ह्यूरॉन की, ओंटारियो की, मिशिगन की और इरी की। ये 5-4 झीलें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है और अन्य झील में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, मतलब अच्छा पानी जो है एक तरीके से अच्छी हाइट से पानी जो है इन झीलों में गिरता है। सबसे पहली बात तो ये झील है, एक हमारी है, बाकी बाहर की हैं, या हमारी है कौन सी है, कहाँ पे है, इस तरीके की चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस्पात जमशेदपुर के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं पीट्सबर्ग के बारे में। ये जो है यूएसए के अंदर है और इस्पात नगर है पीट्सबर्ग। पीट्सबर्ग के उद्योग को हम स्थानीय सुविधाएं काफ़ी मिलती हैं, मतलब हम तो क्या देते हैं, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट देती है, यूएसए गवर्नमेंट। कच्चा माल जैसे कि कोयला पीट्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की खानों से ले लिया जाता है, जो पीट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है वैसे। इन खानों में पीट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। इंग्लिश में पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होती, हिंदी में डिफ़िकल्टी होती है जब इंग्लिश के वर्ड्स को एज इट इज़ हिंदी में लिखा जाता है। या तो आप हिंदी में लिखिए इनको, वैसे इनको हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग। अब जलमार्ग यार कैसे कैसे वर्ड्स का यूज़ कर रखा है। अब आगे देखिए, तो क्या करते हैं, परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण मतलब ट्रांसपोर्ट का सबसे बढ़िया मीडियम है जलमार्ग, ओके। उसके बाद ये जो लौह अयस्क है, नौ परिवहन जो है इसके लिए मतलब नाव से सस्ता पड़ता है। ग्रेट लेक से पीट्सबर्ग तक के लौह अयस्क रेलगाड़ियों के द्वारा लेके आते हैं। ओहियो मोनोलोगहेला मोनो मोनोगहेला मोनोलोग नहीं मोनोगहेला नाम की जगह है। एल्गनी, सॉरी जगह नहीं है, नदियां हैं। अरे भैया कैसे चलती हैं चीज़ें। कई बार क्या होता है, ज़्यादा फोकस के ऊपर टॉपिक के ऊपर फोकस करने पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर घुस जाने पे
दूसरी जो चीज़ें हैं सिर्फ इंडस्ट्री के अलावा और ज़्यादा चीज़ें जो है आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं, इसलिए चीज़ें इधर उधर जाने लग जाती हैं ना। तो ये क्या है, नदियों के नाम हैं। दोबारा से मैं तीनों नदियों के नाम पढ़ता हूँ। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी, ये नदियों के नाम हैं। अमेरिकन जो है नदियां हैं, वहाँ पे इनसे जो है पिट्सबर्ग जो इंडस्ट्री है, इस्पात इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो है इनसे पानी प्राप्त कर लिया जाता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं, मतलब बहुत कम इस्पात मिल हैं। ये मिल जो है पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदियों की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे पर स्थित हैं, मतलब उनके किनारे या सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों से मार्केट में उतार दिया जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। पिट्सबर्ग में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई और कारखाने भी हैं। ये रेल पटरी उपकरण बनाने में और भी भारी मशीनों के उत्पादन करने में इस्पात को एक कच्चे माल के रूप में लेते हैं। क्या आप जानते में हैं, देख सकते हैं, ग्रेट लेक्स के नाम हमने पढ़ लिए हैं। इस प्रकार से हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल्स की भी ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी जो है, जब तक आपको फेशियल वीडियोस नहीं देखने को मिलते आप उनको ज़्यादा व्यूज़ देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपको अगर अच्छा वीडियो लगा है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो आप जो है वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना दूसरा चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो सबसे पहले उद्योग शब्द का क्या मतलब है, वो कौन कौन से तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आई थिंक मैंने बताया था। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं, इनमें डिफाइन करना है अलग अलग से। कृषि पे डिपेंड कौन से होते हैं, खनिज पे डिपेंड कौन से होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में क्या डिफरेंस है। इनके जो है फिलिप्स जो है भरने हैं, कच्चा माल ये है, अंतिम उत्पाद ये है। फिर यहाँ पे फिलिप्स दिए गए हैं और यहाँ पे ये चीज़ क्या बताई गई है, ये हमारी रेलवे लाइन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, रेलवे लाइन है। ये प्रस्तावित रेलवे लाइन है जो बनने की कगार पर है। ये कोयला क्षेत्र है, ये चूना क्षेत्र है और ये लौह अयस्क क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे इस लेसन में बताई गई हैं, जिसका नाम क्या था, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। नेक्स्ट हमारा लेसन होगा, इस बुक का लास्ट लेसन होगा, जिसका नाम क्या है, मानव संसाधन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपको मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बस आपको पता ही है सारी चीज़ें। एक यूट्यूब एजुकेटर को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, जिसको ज़रूरत है उसके पास वीडियो भेज दें। जिसको व्यूज़ मतलब देखना नहीं है वीडियो, एटलीस्ट आप उसके फ़ोन से सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स दिखने से भी एक अलग टाइप का एनकरेजमेंट जो है दिखता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसी चीज़ें वहाँ से कवर अप हो जाती हैं। चलो भाई, आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो आप एटलीस्ट देख ही लो, कोई बात नहीं है, वो भी आपके काम की चीज़ है तो आप देखेंगे। जब आपके काम की चीज़ नहीं है तो आप क्यों देखेंगे, क्यों फ्री का टाइम आप ख़राब करेंगे ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।